CMA इंटरमीडिएट अटेम्प्ट हमारा होगा December 25, राइट। December 25 अटेम्प्ट के लिए आज हम सब लोग इधर, अभी हमारी क्लासेस स्टार्ट हुई है CMA इंटरमीडिएट। पहली चीज, कितने सब्जेक्ट्स होंगे हमारे इंटर में? 8 सब्जेक्ट्स। क्या आप लोग आठों के आठों सब्जेक्ट्स के नाम मुझे बता सकते हैं ऑर्डर में? ऑर्डर में मुझे आठों सब्जेक्ट के नाम बता सकते हो क्या? चलिए बिना ऑर्डर के, ठीक है। ग्रुप 1 की बात करते हैं, ग्रुप वाइज तो बता सकते हो। बताइए। हाँ जी, ध्रुव नहीं, दिव्यांश FA, लॉ, DT, IDT, कॉस्ट। वेरी नाइस। सेकंड ग्रुप, हाँ जी, आक्षी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो हमारी क्लास हो गई, जो हमें शेड्यूल में दिखा था। और हाँ, सिलेबस 22 है, बिल्कुल। ठीक है, CA, कॉर्पोरेट अकाउंट। यस युक्ति, कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट ये सेम है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, OMSM एकदम करेक्ट, ऑपरेशन मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। और एक लास्ट सब्जेक्ट और बच रहा है बस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, BDA, FMBDA। ये हमको 8 सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास में, यानी कि 8 पेपर हैं जो आपके मिलाकर के बोथ ग्रुप बनाते हैं। CMA इंटरमीडिएट बोथ ग्रुप में आपको जो सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं वो आपके सामने ये सब्जेक्ट्स हैं। अभी एक मैं आपको पेपर का पैटर्न बता देती हूँ। तो हमारा जो पेपर का पैटर्न होता है वो ये होता है कि हमारे पास 15 MCQs होते हैं। हर MCQ कितने मार्क्स का होता है? 2 मार्क्स का एक MCQ होता है। दैट मीन्स हमारे पास MCQ में कितने मार्क्स हम स्कोर कर सकते हैं? 30 मार्क्स हमारे पास MCQ में होते हैं। 30 नंबर का MCQ है। MCQ कैसे फिल करना है? एक OMR शीट दी जाएगी। इस बार से ही ये पैटर्न करा है, MCQ आपको आंसर की में नहीं लिखना, उसकी बजाय किस में लिखना है? एक OMR शीट देता है इंस्टीट्यूट। उस OMR शीट में, जैसे आपने फाउंडेशन में करा ना, वैसे ही MCQ को OMR में भरना है। दैट मीन्स MCQ के लिए कोई भी रीजन नहीं चाहिए। इस बार तक तो यही था। अब अगले अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट क्या नोटिफाई करता है वो हम देख लेंगे। वैसे भी अभी तक का तो क्या है कि कोई रीजन नहीं चाहिए, बस आप ऑप्शन बता दीजिए, ABCD में से कोई एक ऑप्शन आपको सर्किल लगा करके आना है और आपको 2 नंबर मिल जाएंगे एक क्वेश्चन के। ठीक, सबसे ज्यादा जो हमें फोकस करके चलना है वो अपने MCQs पे फोकस करना है हर सब्जेक्ट के। अगर आपने अपने MCQ स्ट्रॉन्ग कर लिए, 30 में से अगर आप 20 मार्क्स भी MCQ में लेकर के आ गए, सपोज कितने MCQ करेक्ट करने हैं? 10 MCQs करेक्ट करने हैं। ठीक, रिमेनिंग जो है, रिमेनिंग आपका 70 मार्क्स का पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव। इस 70 मार्क के डिस्क्रिप्टिव में आपके पास 7 क्वेश्चंस होते हैं। 7 क्वेश्चंस में से आपको कितने अटेम्प्ट करने होते हैं? 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। दैट मीन्स 2 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन में छोड़ने के लिए होते हैं। 2 क्वेश्चन आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपको एक तो ये बेनिफिट मिल गया 2 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ने का। भाई हमें कोई क्वेश्चन अगर नहीं आता है या वो चैप्टर हमने नहीं करा है तो हम ऑप्शन में छोड़ सकते हैं उसको। प्लस एक बेनिफिट हमें ये MCQ वाला मिल गया। दोनों का हमें बहुत अच्छे से एडवांटेज लेना है। ये मैं आपको पहली ही क्लास में क्यों बता रही हूँ? क्योंकि जितना स्ट्रैटेजी के साथ आप पढ़ाई करते हो ना, आपके रैंक जो होती है वो स्ट्रैटेजी के हिसाब से ही आती है। रैंक हार्डवर्क, नो डाउट हार्डवर्क सब करते हैं, सब स्टार्टिंग से डे 1 से कंटिन्यू क्लासेस लेते हैं, टेस्ट वगैरह देते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। फर्क कहाँ आ जाता है? केवल
थोड़ा सा वो हार्डवर्क के साथ साथ में स्ट्रैटेजिकली भी काम करते हैं, स्मार्ट वर्क भी करते हैं। तो यहाँ एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव इनको कैसे मैनेज करके चलना है, वो स्मार्ट वर्क ही आपका ग्रुप क्लियर करवाएगा अच्छे मार्क्स से। क्लियर करने का क्राइटेरिया क्या होता है, आपको इंडिविजुअल सब्जेक्ट में, भाई पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, इंडिविजुअल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए और एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट आपको चाहिए 50%। मतलब अगर आप सिंगल ग्रुप देते हैं तो आपके मिनिमम 200 टोटल आना चाहिए और 40-40 हर पेपर में आना चाहिए। ठीक है, 4 पेपर होते हैं हमारे, तो आप सब में 40-40 नहीं ला सकते, थोड़ा ज्यादा लाना पड़ेगा किसी में एग्रीगेट बनाने के लिए। 40-40 अगर सब में लेकर के आए तो एग्रीगेट में रह जाओगे, तो कहीं ना कहीं इधर उधर आपको एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये केवल मैं आपको पासिंग क्राइटेरिया बता रही हूँ। इंडिविजुअल में 40 मार्क्स और एग्रीगेट में कितने मार्क्स चाहिए, हमें 50% मार्क्स चाहिए होता है। एक और बात, हमारा जो पेपर है वो कंटिन्यूअस होता है। हमारे 8 डेज लगातार एग्जाम्स होते हैं, एक के बाद एक हमारा एग्जाम लगातार होता है। और किस पैटर्न के हिसाब से होता है, पहले होगा फर्स्ट ग्रुप, फर्स्ट डे जो पहला पेपर होगा, सेकंड डे होगा सेकंड ग्रुप का पहला पेपर मतलब OMSM, और इधर होगा आपका लॉ। पहले फर्स्ट ग्रुप का पहला, फिर सेकंड ग्रुप का पहला, फिर फर्स्ट ग्रुप का दूसरा, सेकंड ग्रुप का दूसरा, ऐसे करके हमारे एग्जाम होते हैं 8 डेज कंटिन्यू। तो 8 डेज कंटिन्यू वाली बात से क्या समझ में आया कि हमें प्री प्लान करना होगा, हमें प्री स्ट्रैटेजी बनानी होगी, ताकि हम ये 8 दिन के अंदर ना बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि 8 दिन में पढ़ाई नहीं होगी ढंग से। आप 2 से 5 आपका पेपर लगता है, आप 5:30-6 बजे तक घर आओगे, उसके बाद आप थोड़ा सा रेस्ट करोगे, थोड़ा बहुत पढ़ पाओगे बस। मैक्स आप कितनी देर के लिए पढ़ लोगे, आप 3 घंटे मान लीजिए, फिर सोना भी तो है क्योंकि नेक्स्ट डे टाइम से उठ करके टाइम से पेपर देने जाना है। तो वो 8 दिन में तो आप बहुत एक ऊपर ऊपर से बस देखते हो टॉपिक्स को। तो हमें रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा एटलीस्ट 3 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप स्टार्टिंग से अगर लेकर के चलोगे तो 101% आपका बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर होगा। ठीक है, कोई सवाल, कुछ चीज़ पूछनी है आपको कि कैसे क्या एग्ज़ाम का कुछ होता है? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, हो जाएगा आपका। ठीक है, अब बात करते हैं अपने पेपर के बारे में। हमारा पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 7 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक है 7A और एक है 7B। 7A है डायरेक्ट टैक्स, जिसे हम प्यार से DT बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। और पेपर नंबर 7B आता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि है IDT। तो मैं जो आपको सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी वो होगा हमारा पेपर नंबर 7A यानी कि DT। कितना वेटेज है, DT का वेटेज है आपका 50 मार्क्स का, 50 मार्क्स की हमारे एग्जाम में DT आती है। ठीक, पैटर्न कैसा रहेगा, तो MCQs जो आते हैं आपके 1 to 6 MCQs DT से होते हैं। 1 से लेकर 6 तक के MCQ आपके DT के आएंगे, दैट मीन्स 6 MCQ आ गए, इसका मतलब 12 नंबर के MCQ आपके DT में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे डिस्क्रिप्टिव हैं, डिस्क्रिप्टिव आपका इधर आता है 2, 3, 4 एंड 5। 4 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव के आते हैं डायरेक्ट टैक्स से। ठीक, ये एग्जाम का पैटर्न आता है डायरेक्ट टैक्स का। रिमेनिंग पूरा का पूरा आपका IDT से आता है, मतलब 7 to 15 MCQs एंड 6, 7, 8 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस। दोनों का वेटेज है 50-50 मार्क्स का, ये भी 50 मार्क्स और IDT भी 50 मार्क्स का। ओके, डायरेक्ट टैक्स हेडिंग लगाइए अब आप लोग सब, डायरेक्ट टैक्स पेपर नंबर
7A। क्या होता है डायरेक्ट टैक्स? कभी सुना है आपने डायरेक्ट टैक्स के बारे में? अच्छा, मैं इसका और थोड़ा सिंप्लीफाइड नाम बता दूं जो आपने सुना होगा, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में अब केवल एक ही टाइप का टैक्स आता है, दैट इज इनकम टैक्स। क्या होता है इनकम टैक्स? इनकम पे टैक्स लगना, वो इनकम टैक्स होता है। अच्छा, तो फिर तो मुझे ऐसे पूछना चाहिए था, इनकम क्या होती है और टैक्स क्या होता है? इनकम का कुछ परसेंट जो गवर्नमेंट हमसे लेती है, जरूरी है? अच्छा, सेम। अच्छा, हाँ जी युक्ति। मतलब जैसे अगर हम नाम के हिसाब से जाएं तो आपकी इनकम के ऊपर जो टैक्स लगता है उसे बोला जाता है इनकम टैक्स। अभी इनकम क्या चीज होती है ये भी हमें नहीं पता, और टैक्स क्या चीज होती है ये भी हमें नहीं पता। तो हमको इंटर लेवल पर जो पढ़ना है ना, वो एक्चुअली यही पढ़ना है। हम ये सीखेंगे कि इनकम क्या होता है और इनकम कंप्यूट कैसे करी जाती है, और फिर ये सीखेंगे कि हमने इनकम कंप्यूट कर ली, अब उस इनकम के ऊपर टैक्स कैसे कंप्यूट करना है। ये पूरा हमारा इंटरमीडिएट का सिलेबस है, कैसे टैक्स की कंप्यूटेशन करनी है। ठीक है, नाउ हेडिंग लगाएं इसके अंदर, कंप्यूटेशन, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम एंड टैक्स liability, computation of income and tax liability। चलिए, आज की क्लास में हम इनकम कंप्यूट करना सीख लेंगे। इनकम हमारी कंप्यूट होती कैसे है, कहाँ कहाँ से आप इनकम अर्न कर सकते हैं, आप खुद ही मुझे बताइए, आपकी इनकम कहाँ कहाँ से हो सकती है? जॉब करेंगे, अगर आप जॉब करेंगे तो उस जॉब से आपको क्या मिलेगी? सैलरी मिलेगी, मतलब आपने सैलरी की इनकम कमाई है। और कहाँ से हम इनकम कमा सकते हैं? ये एक आदमी है, ये आदमी को, ये एक जगह सपोज जॉब करता है, तो उस जॉब से इसको क्या आ रही है? सैलरी की इनकम आ रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये और कौन सी इनकम अर्न कर सकता है? आपने बोला बिजनेस, ठीक है, इसको बिजनेस से भी इनकम अर्न हो सकती है। और कॉरपोरेट, कॉरपोरेट सोसाइटी से इस पर्सन को क्या इनकम, हम इस पर्सन की इनकम निकाल रहे हैं। प्रॉफिट हो गया ना, तो वो तो इसमें आ गया, बिजनेस में ही। प्रॉफिट किस में आता है? बिजनेस में ही आता है। और नेचर पूछ रही हूँ मैं आपसे, और क्या क्या नेचर हो सकता है इनकम का? हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी बेच दी उसने अपनी, होता है ना। आज हम मान लीजिए आज मैं कोई जॉब नहीं कर रही हूँ, मैं कोई बिजनेस नहीं कर रही हूँ, पर मेरे पास में मेरे ग्रैंडफादर की एक प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी मैंने बेच दी, इनकम तो होगी ना, मेरे पास तो पैसा आएगा। तो इसका मतलब एक मुझे पैसा आया कहाँ से? प्रॉपर्टी सेल करने से। इसी तरीके से मैं और भी बहुत सारे असेट सेल कर सकती हूँ ना। ये तो आपने एक असेट का एग्जाम्पल दिया, प्रॉपर्टी का, ऐसे में मैं ज्वेलरी भी सेल कर सकती हूँ, ज्वेलरी बेच करके भी पैसा आ सकता है। मैं शेयर्स भी बेच सकती हूँ, मान लीजिए आज मैंने शेयर्स खरीदे थे 2 साल पहले, अब उनकी वैल्यू काफ़ी इंक्रीज हो गई है, तो मैंने वो शेयर्स बेच दिए, मुझे इनकम हो गई है। तो ये सारे के सारे क्या? मेरे असेट, ठीक है, मतलब मैंने मेरे असेट बेचे। और कहाँ से इनकम आ सकती है? आपने सैलरी, इन्वेस्टमेंट, हाँ, तो इन्वेस्ट करने पर आपको जो बदले में मिलता है, क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है, बिल्कुल।
इंटरेस्ट की इनकम हो सकती है, और इसी वे में अगर आगे जाऊं तो डिविडेंड की इनकम हो सकती है, इंटरेस्ट डिविडेंड शेयर्स पे जो मिलता है, और एक्सचेंज वैल्यू ऑफ मनी, वो इसी के अंदर आ गया ना सारा, वो शेयर्स में इन्वेस्ट करा वो इधर आ गया, वो प्रॉपर्टी सेल शेयर्स, यहाँ पर शेयर्स लगा देती हूँ मैं, ये लीजिए। और लॉटरी, ठीक है, लॉटरी निकल गई भाई, और लॉटरी हो गया, केबीसी हो गया, कमीशन की इनकम कमा सकते हैं हमने कोई कमीशन बेसिस वाला काम करा और हमें कमीशन की इनकम हुई, और आपके पास एक घर है, आप वो घर बेच नहीं रहे हो पर आपने वो घर किराए पे दे रखा है, होता है ना, रेंटल इनकम हो सकती है हमारी, घर हमने किराए पे दे दिया। और हाँ, वो प्रोफेशन बिल्कुल इधर आ गया, बिजनेस के साथ में प्रोफेशन लिख देती हूँ। और कहाँ कहाँ से आप इनकम कमा सकते हो? साइड इनकम, किस चीज की साइड इनकम? यूट्यूब ना, ठीक है, यूट्यूब की इनकम हो गई, बिल्कुल, वो सब इसमें ही आ गया, डिजिटली आप इनकम अर्न कर रहे हो, मतलब बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं आपकी इनकम के। तो अब अगर इनकम टैक्स एक एक इनकम की बात करता तो क्या बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता, बहुत बड़ा हो जाता ना, बिकॉज छोटे छोटे मिलाकर के भी इनकम के तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। तो पूरे इनकम टैक्स में जो इनकम के सोर्स है ना, उसे 5 कैटेगरी में बांट दिया गया है। टोटल कितनी कैटेगरी में बांट दिया? 5 कैटेगरी में, कि इन 5 कैटेगरी के अंदर ही आपकी इनकम फॉल करेगी। क्या 5 कैटेगरी? सबसे पहला है इनकम फ्रॉम सैलरी। यहां पर मैं आपको सेक्शंस लिखवाऊंगी, इधर हैं सेक्शंस। इनकम फ्रॉम सैलरी आता है हमारा सेक्शन 15 से लेकर के सेक्शन 17 तक। फिर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, जो रेंटल इनकम की हम बात कर रहे थे, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये आती है हमारी सेक्शन 22 से लेकर के सेक्शन 27 तक। देन इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, आप कोई भी साइड बिजनेस करते हैं, आप कोई प्रोफेशनल हैं, जैसे आप सीएमए बनेंगे, आपने सीएमए बनने के बाद में अपना प्रैक्टिस, अपना ऑफिस ओपन कर रखा है, तो वो आपकी प्रोफेशन की इनकम हो गई। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, सेक्शन 28 टू सेक्शन 44, सेक्शन 28 टू सेक्शन 44। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपने जो जमीन बेच करके या शेयर्स बेच करके या ज्वेलरी बेच करके इनकम अर्न करी थी, वो आती है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सेक्शन 45 टू 55। ठीक है, अब 4 हेड बनाने के बाद में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगा ये तो 4 ना मेजर इनकम हो गई। अब बहुत सारी इनकम्स ऐसी होती है छोटी छोटी, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है किसी को डिविडेंड की इनकम आ रही है, किसी को खाली ज़मीन रेंट पे दे करके इनकम आ रही है, किसी ने कोई मशीनरी रेंट पे दे दी उससे इनकम आ रही है,
या जैसा आपने बोला लॉटरी की इनकम आ गई आपको, आप केबीसी में चले गए, वहां से इनकम आ गई, क्या ये रेगुलर बेसिस वाली इनकम है क्या? ये तो कभी कभी होने वाली इनकम है ना। तो इसके लिए एक लास्ट और रेजिडुअरी हेड बना दिया, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, सेक्शन 56 to 59, सेक्शन 56 टू सेक्शन 59, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज मतलब वो हेड, अदर सोर्सेज में क्या जाता है, वो सारी इनकम जो ऊपर मेंशन्ड 4 हेड्स में नहीं गई, वो सारी अदर सोर्सेज में आती है। इंटरेस्ट की इनकम ले लो, डिविडेंड की ले लो, लॉटरी की इनकम ले लो, जो भी इनकम, ठीक है। इन्हें क्या बोला जाता है, ये जो हमने इधर लिखे हैं, इन्हें बोला जाता है हेड्स ऑफ इनकम। ये होते हैं हेड्स ऑफ इनकम। 5 हेड्स हैं हमारी इनकम के। इन 5 हेड के बाहर कोई भी क्लासिफिकेशन नहीं है। भले ही आप बता दीजिए कौन सी ऐसी इनकम है जो आपके मन में आ रही है या दिमाग में आ रही है जो इन 5 हेड से बाहर कहीं चली जाएगी, क्योंकि अगर जाएगी भी तो अदर सोर्सेज में आ गई ना। अदर सोर्सेज में इनकम टैक्स ने बोला ही है कि वो इनकम जो कहीं नहीं जा रही वो कहां चली जाएगी, अदर सोर्सेज में। तो कोई भी ऐसी इनकम बची नहीं फिर, ठीक है। ओके, यहां आपने करा 5 हेड की इनकम का टोटल, ये आपने टोटल लगा दिया 5 हेड की इनकम का। देन इस टोटल में क्या होता है, इस टोटल के अंदर हम करते हैं सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। हमारे अगर कोई पास्ट लॉसेस हैं तो उनको सेट ऑफ करना मतलब उनको इनकम से एडजस्ट करना, इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम पढ़ेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। ये कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट काम करते हैं क्लबिंग, क्लबिंग ऑफ इनकम। अब ये क्लबिंग ऑफ इनकम क्या होती है, सपोज आपके कोई माइनर चाइल्ड है, वो माइनर चाइल्ड की इनकम हो रही है। अब वो माइनर तो जो है वो माइनर तो रिटर्न भरता नहीं होगा भाई, माइनर का नो डाउट पैन तो बन सकता है पर वो गार्जियन के फॉर्म के थ्रू ही बनता है, तो माइनर अपने बिहाफ पे रिटर्न नहीं भर सकता। माइनर की इनकम किसी ना किसी की इनकम में क्या करी जाती है, जोड़ी जाती है, और ये इनकम को जोड़ना ही क्या कहलाता है, क्लबिंग कहलाता है। क्लबिंग मतलब आपकी इनकम नहीं है, किसी और की इनकम को आपकी इनकम में ऐड करा जा रहा है। क्यों करा जा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट को ऐसा लगता है कि ये आप ही की इनकम होनी चाहिए थी। जैसे सपोज आज आपके पास में ना, मान लेते हैं आपने डिबेंचर्स खरीद रखे हैं, आपने क्या खरीद रखे हैं, डिबेंचर्स खरीद रखे हैं। वो डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट आता होगा, डिबेंचर का इंटरेस्ट आपने अपने अकाउंट में मंगवाने की जगह आपने क्या कर दिया, आपने अपने स्पाउस के अकाउंट में मंगवा लिया। इनकम तो एक ही जगह है भाई, आप अपने अकाउंट में मंगवाओ या स्पाउस के अकाउंट में मंगवाओ, बात तो एक ही है, पैसा तो आप ही काम में लोगे ना। आपने खुद के अकाउंट की जगह इनकम स्पाउस के अकाउंट में मंगवा ली। क्या डिबेंचर स्पाउस के थे, नो, डिबेंचर तो आपके थे, तो इनकम उसके अकाउंट में क्यों गई, इनकम टैक्स पूछेगा ना, इसके अकाउंट में इनकम क्यों गई, नहीं जानी चाहिए थी। और जो काम नहीं होना चाहिए था उसको रिवर्स करो, आपकी इनकम बनाएंगे, यानी कि आपके लिए क्या हो जाएगी वो, क्लब। क्लब मतलब जोड़ देना,
वो इनकम आपके हैंड्स में जुड़ जाएगी, आपकी रिटर्न में आएगी, स्पाउस की रिटर्न में नहीं आएगी। ये होता है क्लबिंग। मतलब ये काइंड ऑफ मैंने एक आधे प्रोविजंस आपको बताए हैं क्लबिंग के, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं। जिसकी ज्यादा होती है, ऐसा होता ही नहीं है। कौन से अटेम्प्ट की बात करें? इसी अटेम्प्ट में पहला एमसीक्यू वो ये था कि एक माइनर डॉटर है, माइनर डॉटर अपने स्पेशल टैलेंट से इनकम कमा रही थी। तो कोई भी माइनर चाइल्ड अगर अपने स्पेशल टैलेंट से इनकम कमाता है वो क्लब ही नहीं होती। उसका आंसर होगा डी, इट विल नॉट बी क्लब्ड। ये हम क्लबिंग चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लबिंग के हमारे सेक्शंस आते हैं 60, 61, 64। चलिए, ये कर दिया आपने, पांचों हेड ले लिए, सेट ऑफ कर दिया, क्लबिंग कर दिया। ये सब करने के बाद में जो लास्ट में होता है, इधर हम बोलते हैं हमारी आ गई ग्रॉस टोटल इनकम। इसे बोला जाता है ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है, जीटीआई आ गई। अब इस जीटीआई में से आपको सर्टेन डिडक्शंस मिलती है, लेस डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। आपने 80C से लेकर के 80U तक की डिडक्शंस क्लेम कर ली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको डिडक्शन देता है। जैसे इसका भी मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मान लीजिए आज आपने पोस्ट ऑफिस, नाम सुना है? पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम होती है एक। पोस्ट ऑफिस वाले क्या करते हैं, एक स्कीम लॉन्च कर रखी है उन्होंने कि अगर आप पोस्ट ऑफिस के पास में पैसा डिपॉजिट करवाते हो या उनके पास में एफडी करवाते हो, एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट, आपने 5 साल के लिए उनके पास एफडी करवा ली। पोस्ट ऑफिस किसका है? सरकार का है। इनडायरेक्टली आपका पैसा किसके पास गया? गवर्नमेंट के पास गया। गवर्नमेंट आपके पैसे को आगे यूटिलाइज करेगी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो उस पैसे पे गवर्नमेंट आपको ब्याज भी देती है और ये भी बोलती है कि जो तुमने मुझे प्रिंसिपल दिया ना, जो तुमने मुझे प्रिंसिपल अमाउंट दिया, उसकी मैं तुम्हें अप टू अ सर्टेन लिमिट डिडक्शन दे दूंगा इधर। यस, एवरी ईयर पर एनम बेसिस पे डिडक्शन मिलती है। आप जितना भी इन्वेस्टमेंट भी पर ईयर करनी पड़ती है, फिर वन टाइम नहीं। जैसे मान लीजिए आज मैंने हर साल मैं 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस सेविंग्स स्कीम में डिपॉजिट करवाती हूँ हर साल, तो मुझे हर साल वो 1 लाख रुपए की डिडक्शन मिल जाएगी इधर। नहीं, एक बार में ही अगर आपने 5 लाख डाल दिए ना तो फिर मैक्सिमम है 1.5 लाख, मैक्सिमम अमाउंट है 1.5 लाख। तो वो ये अमोर्टाइज नहीं होता, इसीलिए टुकड़ों में डिडक्शन करनी चाहिए, ठीक है। डिडक्शन किस में से मिलती है? ये जीटीआई। अब मान लीजिए मेरी जीटीआई आ गई सपोज 3 लाख, मेरी जीटीआई कितनी आ गई? सपोज 3 लाख। मैंने 1 लाख रुपए पोस्ट ऑफिस में डाल रखे हैं, माइनस करने के बाद में मेरा इनकम कितनी आ गई इधर? 2 लाख। टैक्स ही नहीं पे करना, इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग बाग। टैक्स कम आए, टैक्स लाइबिलिटी रिड्यूस हो, उस वजह से लोग बाग इन्वेस्टमेंट करते हैं। और गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों दे रखा है? इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा सरकार के पास जाएगा, सरकार उसे फर्दर यूटिलाइज करेगी, तो दोनों का फायदा है। असेसी का भी फायदा है और गवर्नमेंट का भी फायदा है। असेसी मतलब वो पर्सन जो टैक्स पे करता है, ठीक है। डिडक्शन देने के बाद में अब हमारी इधर आई है फाइनल टोटल इनकम स्लैश टैक्सेबल इनकम। टोटल इनकम स्लैश टैक्सेबल इनकम,
इस टैक्सेबल इनकम पे हमें टैक्स कंप्यूट करना होता है। इस इनकम पे क्या होता है? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स। और ये टैक्स कंप्यूट करने के बाद क्या होता है? फिर रिटर्न फाइलिंग। टैक्स कंप्यूट कर लिया, टैक्स कंप्यूट करके रिटर्न फाइल करो। अब ये जो आपने पूरा स्ट्रक्चर बनाया है, यही हमारा सिलेबस है डायरेक्ट टैक्स का। ये हमारा डायरेक्ट टैक्स का सिलेबस है। दैट मीन्स हमें क्या पढ़ना होगा? कुछ कुछ इसमें टॉपिक्स एक्स्ट्रा भी आते हैं। जैसे एक आता है रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहला काम ही इनफैक्ट वो करना होता है, अपना स्टेटस आइडेंटिफाई करो, आप हो क्या, इंडिया के रेजिडेंट हो, इंडिया के रेजिडेंट नहीं हो, क्या हो। उसके बाद ये कंप्यूटेशन करो, कंप्यूटेशन करने के बाद में टैक्स लाइबिलिटी निकालो, टैक्स लाइबिलिटी निकालने के बाद में रिटर्न फाइल करो, काम खत्म। ठीक है, तो ये सब जो आपने लिखा है यही हमारा सिलेबस है। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।